बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन इन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इस आर्टिकल में हम गैमा डिके का जिक्र करेंगे, जो आर्टिकल हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वही चीज़ें सेम टू सेम इसमें ऐड करना पड़ेंगी, क्योंकि सारी की सारी इस टॉपिक की बेस गैमा डिके में है कि गैमा डिके किस तरह होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जब गैमा डिके के बारे में डिस्कशन की थी, तो उसमें हमने ये कहा था कि गैमा डिके जब होता है, यानी कि गैमा रेडिएशंस जब एमिट हो रही होती हैं, किसी भी न्यूक्लियस में से गैमा रेडिएशंस या गैमा फोटोन निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दो तरह का प्रोसेस करते हैं। दो तरह का प्रोसेस मीन कि एनर्जी तो बेसिकली तीन फॉर्म में गैमा डिके के थ्रू आती है। एक तो पहली बात तो ये है कि फर्स्टली हम कहते हैं कि गैमा डिके की एनर्जी कौन सी, गैमा रेडिएशंस की सूरत में न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगी। दूसरी बात ये है कि ये इंटरनल कन्वर्जन में यूज़ हो जाएगी। तीसरी बात है कि पेयर इन्हीलेशन में यूज़ हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास इंटरनल कन्वर्जन है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट शेल वाले होंगे वो इनको रिसीव करेंगे गैमा रेडिएशंस को, और वो खुद एटम से इजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि बाद में एक्स रेज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रोसेस जो था वो हम पेयर इन्हीलेशन की बात करते थे, जिसमें हमने ये कहा था कि पेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। तो ये सेकंड टाइप है जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो सबसे पहले तो हम इसकी बेस की तरफ चलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। उसी के हिस्से को हम दोबारा देखते हैं, जिसमें हमने गैमा रेडिएशंस क्यों होती हैं, गैमा डिके कैसे सरजद होता है, गैमा डिके की एनर्जी किन किन फॉर्म में यूज़ होती है, ये सारा कुछ जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो दोबारा एक बार डिस्कस करते, ताकि ये टॉपिक समझने में हमें आसानी हो। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रीवियस टॉपिक। To study the internal conversion process, we have to discuss about the gamma decay process। तो gamma decay process में हमने देखना है कि किस तरह ये शेल्स हैं, शेल्स के अंदर से एनर्जी किस तरह अमिट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं। और इसी तरह अगर यही फिनोमेना को हम न्यूक्लियॉन्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उनमें ये किस तरह होल्ड करेंगी चीज़ें। तो मिसाल के तौर पर हम न्यूक्लियस से बाहर वाले पार्ट की तरफ आते हैं, यानी कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में लाई करते हैं, मे बी दैट विल बी एस, पी, एफ और डी। तो अगर यही इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्साइटेड स्टेट को छोड़कर लोअर स्टेट की तरफ आते हैं, तो ज़ाहिर है जब इन्होंने अपनी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आना है, तो इन्होंने एनर्जी फोटॉन्स को एमिट करना है। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन्स पहले E1 स्टेट के ऊपर थे, फिर बाद में वो E2 स्टेट के ऊपर चले गए, तो ज़ाहिर है इन्होंने यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ टाइम पीरियड गुजारना है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर गुजारने के बाद ये फ़ौरन इनिशियल स्टेट की तरफ आ जाएंगे, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर जब ये पहुँचेंगे तो यहाँ से एनर्जी एमिट होगी, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी कि E2 माइनस E1, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ टू स्टेट्स E1 एंड E2, एंड दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू द E2 माइनस E1, एंड दिस एनर्जी विल बिकम्स द एनर्जी ऑफ emitted photon, and also this energy will be equal to the energy absorbed when the electrons at the ground state। ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन थे, जब इन्होंने एक्साइटेड स्टेट पे जाना था, उस वक्त इन्होंने अब्जॉर्ब भी इतनी एनर्जी करनी थी जितनी इन्होंने एमिट कर दी है। अब ये तो था एक दो स्टेट के लिए। दिस प्रोसेस आल्सो कैन बी होल्ड फॉर अदर स्टेट्स, मे बी E1, E2 and E3 and E4 state। For example, we take two states, E3 and E2 states। First of all, electrons will come from the E3 state to E2 state। This state is E3 state and E2 state is this। From the E3 state, electrons when move from the 3 state to E2 state, this will emit the energy photon. Their energy will be equal to the difference between E3 state and E2 state, and also to go from the E2 state to E3 state, these electron will absorb the energy which will be equal to the difference of this energy। तो ये उतनी ही एनर्जी यहाँ से अब्जॉर्ब करेंगे जितनी इन्होंने एमिट करनी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं E4 स्टेट की और E3 स्टेट की, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से E4 स्टेट से E3 स्टेट की तरफ आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने भी एनर्जी इतनी ही एमिट करनी है जो कि इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि E4 स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब E1 स्टेट की तरफ आएंगे, तो जितनी एनर्जी इन्होंने एमिट करनी है वो इक्वल होगी E4
माइनस E1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये तो बात थी इलेक्ट्रॉन्स की कि जब इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ मदारों में मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में लाई करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ही होंगे, न्यूक्लियस के अंदर तो उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इसी फिनोमेना को हम न्यूक्लियॉन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमने लास्ट टाइम जब हमने बीटा डिके की बात की थी उसमें हमने थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था कि कब न्यूक्लियॉन्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो वहाँ पर हमने इनकी कन्वर्जन देखी थी ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन्स। तो ये उससे मिलता जुलता प्रोसेस है, वैसे है तो नहीं उससे रिलेटेड, क्योंकि होता तो है इसमें भी जब हमने पेयर इनहिलेशन का पढ़ा था गैमा डिके के अंदर, लेकिन फिर भी ये चीज़ उस तरह तो नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पे बात करनी है कि अगर न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में हैं तो वो न्यूक्लियॉन्स जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आएंगे तो वो गैमा रेडिएशन एमिट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह यही फिनोमेना एक एक्साइटेड न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड करता है। तो अब हम बात करते हैं इसी फिनोमेना को, यानी कि एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, एंड दिस फिनोमेना विल बी सिमिलर टू दैट फिनोमेना। तो देखिएगा कि ये वाला फिनोमेना सिमिलरली व्हेन द न्यूक्लियस अंडर गोज टू एन एक्साइटेड स्टेट मीन इट्स न्यूक्लियॉन्स आर इन एक्साइटेड स्टेट। अब न्यूक्लियॉन्स अगर एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ज़ाहिर फिर वो भी एक्साइटेड स्टेट की तरफ जा सकते हैं। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे तो ये ट्रांजिशन करेंगे from one higher excited state to lower excited state, but when they absorb energy, when they are at ground state, they will go toward the excited state आफ्टर अब्जॉर्बिंग एनर्जी। ये अब जो एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट के ऊपर ये अपना कुछ ना कुछ टाइम पीरियड स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद ये वापस लोअर स्टेट की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये दो स्टेट्स हैं विच इज़ E2 स्टेट एंड E1 स्टेट। E2 स्टेट इज एक्साइटेड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट E1। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे, अब न्यूक्लियन यहाँ पे मौजूद हैं, जब ये एनर्जी अब्जॉर्व करेंगे ये इस स्टेट पे जाएंगे, इस स्टेट से वापस ये दोबारा इस स्टेट पे आएंगे, तो ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ ना कुछ फोटोन तो इन्होंने एमिट करने, तो इन फोटोन्स को हम गैमा फोटोन का नाम दे देते हैं। अब इनकी एनर्जी जो है गैमा फोटोन की, ये गैमा रेडिएशंस की, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। लेकिन जो एनर्जी न्यूक्लियस से बाहर से एमिट हो रही है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ से, वो एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, जो गैमा रेडिएशंस की एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि गैमा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो गैमा फोटोन की एनर्जी जो है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो अगर हम इसी फिनोमेना को अप्लाई करें मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर विच आर इन एक्साइटेड स्टेट, तो जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फिर ये गैमा फोटोन एमिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एलुमिनियम 27 वाला न्यूक्लियस है और ये एक्साइटेड स्टेट में जैसे ये ग्राउंड स्टेट के ऊपर आता है तो ये अपनी एनर्जी गैमा फोटोन की सूरत में एमिट कर देता है। ना तो यहाँ पर इसके प्रोटॉन में फ़र्क पड़ेगा, ना ही यहाँ पर न्यूट्रॉन में फ़र्क पड़ेगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना तो एटॉमिक मास चेंज होगा, ना ही चेंज होगा एटॉमिक नंबर चेंज होगा। तो जस्ट इनकी एक्साइटेशन होगी, ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एक्साइटेड स्टेट, तो तब ये गैमा रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं। और इसी प्रोसेस को हम दो प्रोसेसेस में कन्वर्ट करते हैं विच इज़ इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटरनल पेयर क्रिएशन। ये वाला प्रोसेस आज हमारा टॉपिक है और इसी प्रोसेस को आज हमने डिस्कस करना है। दूसरा प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने गैमा डिके प्रोसेस में ये बात की थी कि हमारे पास एनर्जी जो है, एनर्जी गैमा रेडिएशंस की एनर्जी तीन टाइप में निकलती। पहली तो बात ये है कि न्यूक्लियस से डायरेक्ट ये गैमा रेडिएशंस की फॉर्म में निकल सकती है, या फिर ये इंटरनल कन्वर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो सकती है, या फिर ये पेयर क्रिएशन में यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज़ द इंटरनल कन्वर्जन। कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरनल कन्वर्जन फिनोमेना, और इंटरनल पेयर इनहिलेशन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा कि जब भी न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर से गैमा रेडिएशंस निकल रही हैं। अब यहाँ पर के शेल है, फिर एल शेल आएगा और फिर यहाँ पे एम शेल आ जाएगा। अब के शेल चूँकि ये बहुत ही इसके करीब है, इसने ओवरलैपिंग की हुई है,
फॉर पार्शियल टाइम, कुछ टाइम के लिए जब इसने इसके साथ ओवरलैपिंग की हुई है तो ओवरलैपिंग के दौरान ये क्या करेगा कि जो एनर्जी यहाँ से गैमा रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होगी वो के शेल्स के इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व कर लेंगे। जब ये अब्जॉर्व करेंगे तो यहाँ से फिर ये आउट हो जाएंगे टूवर्ड्स द आउटसाइड की तरफ चले जाएंगे फ्रॉम द एटम। एटम से ये बाहर ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये बात की है कि अगर आपस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जाते हैं, तो उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। लेकिन जैसे ही गैमा रेडिएशंस की एनर्जी आएगी तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन में वोल्ट में एनर्जी होगी, और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इस एटम को ही छोड़कर निकल जाएंगी, तो यहाँ पे फिर वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। अब इन्हीं वैकेंसीज को ओवरकम करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, फिर ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर इसी को यहाँ पे जो बनेगी वैकेंसी, इसको ओवरकम करने के लिए इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन किसी भी शेल के एक शेल से दूसरी शेल्स की तरफ होती है तो फिर यहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सरेज। एक्सरेज की फॉर्म में यहाँ से एनर्जी एमिट होगी। तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो एक्सरेज की फॉर्म में निकलती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि इस स्टेट को छोड़ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मौजब बनते हैं दूसरी चीज़ों का, और ये वाला फिनोमेना के तक भी जा सकता है, के तक ही महदूद रह सकता है, फिर एल तक, एम तक, और ये सोन ये आगे भी जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी प्रोसेस की है, के की है, कि के में से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो आगे हम पेयर इनहिलेशन इसको हम पढ़ते हैं, इंटरनल कन्वर्जन को डीपली स्टडी करते हैं कि ये किस तरह प्रोसेस हो रहा होता है और इसका क्या रोल है न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। इस तरह हमने ये बात की है कि जैसे ही गैमा डिके प्रोसेस होता है, गैमा एनर्जी जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में थी, गैमा एनर्जी ये मेगा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगी। अब यही गैमा रेडिएशंस क्या करती हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स का शेल इस न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब करीब होता है, वो अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफ़र कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये वाला के शेल है, अब जहाँ से जो एनर्जी इमिट होगी गैमा रेडिएशंस की फॉर्म में, वो इस के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को रिसीव करता है, तो ये इस एटम से बाहर चला जाता है, इस एटम को छोड़ देता है, यानी कि यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जब ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ से फिर ज़ाहिर है यहाँ पे तो फिलिंग तो होनी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर इसकी जगह ले लेता है, फिर ज़ाहिर है यहाँ पे वैकेंसी बन जाएगी, तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आकर इसकी जगह ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा तो यहाँ पर फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर जो एक्स रेज़ का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है कि जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ आते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं। अब ये वाली एनर्जी में भी एक्सरेज़ की फॉर्म में हो सकती है, या फोटॉन के फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी एमिट होगी, वो होगी एक्सरेज़ की फॉर्म में। अब एक्सरेज़ की फॉर्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मानद होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट्स में आती है, लेकिन गैमा रेडिएशन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट करेंगे, यहाँ से इस शेल को छोड़कर बाहर जाएंगे, दीज इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज द कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स। द नेम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन विच एजेक्टेड फ्रॉम द एटम बाय द gamma radiation is called electrons कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का हम नाम देंगे कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखें कि यही वाला प्रोसेस जो है ये के शेल के ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस के शेल के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत ही करीब शेल मौजूद है, जिसकी वजह से सबसे पहला इन गैमा फोटॉन का अटैक इसी शेल के ऊपर होगा और इसी के इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की फॉर्म में है और यहाँ पर एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है, जिसकी वजह से ये शेल को छोड़ देते हैं। तो अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि
for the conversion electron is equal to E gamma. This energy is the energy of gamma radiations, and this energy is the binding energy. और बाइंडिंग एनर्जी के लिए फिर हम, चूँकि हमें पता है कि गैमा रेडिएशंस की जो एनर्जी थी वो हमने लास्ट टाइम एनर्जेटिक टॉपिक में हमने निकाली थी, जब हमने एनर्जी ऑफ द गैमा डिके का टॉपिक किया था। उसमें हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया था, यानी कि एच न्यू के इक्वल हमने इस गैमा एनर्जी को इक्वल किया था, प्रूव किया था। अब देखें कि ये तो बात थी एक जर्नल केस के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी कि एक जर्नल केस है, मे बी वो के शेल है या एल शेल है या एम शेल। अब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा के शेल में से, इलेक्ट्रॉन के शेल में से बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगी एनर्जी, गैमा फोटॉन उसके ऊपर इंसर्ट करवाई जाएंगी, दोनों इलेक्ट्रॉन से निकल जाएं। इसके बाद मे बी ये अगर एनर्जी ये वाली ज़्यादा है इन इलेक्ट्रॉन से, के शेल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनसे ज़्यादा, तो फिर ये एल शेल के ऊपर भी ये अपना असर रखेगी। तो इस तरह एल में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते, एल शेल में से भी। इसी तरह एम शेल्स में से भी निकल सकते हैं, यानी कि इसकी जो कैपेबिलिटी है ये मुख्तलिफ शेल्स पर हो सकती है, यानी कि के पर भी हो सकती, एम पर भी हो सकती, एल पर भी हो सकती, एन पर भी हो सकती, ओ पर भी हो सकती है। तो अगर हम देखें इनका प्रोबेबिलिटी रेट, तो के का सबसे ज़्यादा, क्योंकि के में क्या होता है कि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं न्यूक्लियस का वेव फंक्शन और के शेल, ये दोनों आपस में ओवरलैप कंडीशन में होते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ऑलमोस्ट ये तकरीबन ये ओवरलैप कंडीशन में होते हैं वेव फंक्शन के लिहाज से। ये ऐसे नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये वेव फंक्शन के लिहाज से अगर बात करते हैं तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कंडीशन में होते हैं। तो अगर हम एनर्जी निकालना चाहें इसी फार्मूले के थ्रू फॉर इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स विच इजेक्टेड फ्राम द के शेल, देन इट विल बिकम द ई conversion electron from K shell is equal to E gamma and the binding energy of the electrons of the K shell। इसी तरह K shell के लिए हमने ये चीज़ कह दी, तो यहाँ पे एनर्जी की हमने वैल्यू पुट कर दी E न्यू, और यहाँ पर फिर एल शेल के लिए लिखा जाएगा। फिर इसी तरह ये वाला फिनोमेना को हम आगे दूसरे शेल्स के लिए भी लिख सकते हैं, यानी कि के के लिए लिख सकते हैं, एल के लिए लिख सकते हैं, एम के लिए, एंड सो ऑन यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके मैथमेटिकल वर्क की तरफ जाते हैं कि वो हमें क्या एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। जिस तरह कि ऑलरेडी हमने ये बात की है कि के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन बन जाएं, यानी कि वो अपने शेल्स को छोड़कर एटम से बाहर निकल जाएं। तो सबसे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी, अब हम इसको क्वांटमली देखते हैं कि आया कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो कैसे है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, और इस बात का भी हमें इल्म है कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स के ऑर्बिट्स हैं वो आते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, और इनको हम वेव फंक्शन सॉल्व करने के साथ ही हम इनको सॉल्व करते थे। दूसरी बात ये है कि मैंने पहले भी आपको ये बात की है, बताया है कि दोनों आपस में कुछ वक्त के लिए या कुछ टाइम के लिए दोनों न्यूक्लियस और के शेल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, के ऑर्बिट जो है ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो के शेल की है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकल जाएं। एज वी नो दैट द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट कम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिजॉल्व बाय सॉल्विंग द वेव फंक्शन, हेयर विल बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ ए टाइम वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, these are the conversion electrons, and the wave function of the nucleus overlap, wave function of the nucleus and conversion electrons will overlap by each other for a little amount of the time। तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो उस दौरान जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस से निकलने वाली एनर्जी को फ़ौरन अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ यहाँ पे क्लोज़ है, दोनों एक दूसरे के साथ आपस में क्लोज़ हैं, न्यूक्लियस भी क्लोज़ है और के शेल भी, दोनों आपस में क्लोज़ हैं। जब इनकी क्लोजिंग है, इतनी क्लोजिंग है, तो ज़ाहिर है फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ही एनर्जी जो के वाले हैं वही सबसे पहले रिसीव करेंगे, एल वाले तो रिसीव नहीं ना कर सकते। तो इस तरह फिर यहाँ पे हम इसकी ट्रांसमिशन एनर्जी निकालते हैं, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं।
तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे लैम्डा। लैम्डा विल बी डिनोटेड बाय द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फॉर द कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली पॉसिबिलिटी किसके लिए? ये के शेल के लिए है, एल शेल के लिए है, एम शेल के लिए है, एन शेल के लिए है। तीनों शेल्स के लिए, ये चार, ये जितने भी शेल्स हैं उनके लिए तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रांसमिशन एनर्जी जो गैमा रेडिएशंस की ट्रांसमिशन है वो किस शेल में ज़्यादा हो सकती है। वो के में हो सकती है, एल के में हो सकती है, एम में हो सकती है, एन में हो सकती है। कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा हो सकती है, ये सारी की सारी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमने, ज़ाहिर है कि एक शेल बिल्कुल करीब है तो उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा ये हो। तो अगर हम जर्नल केस की बात करें गैमा डिके के बारे में, और सॉरी इसमें कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ट्रांसमिशन के लिए कि गैमा रेडिएशंस किस तरह इसमें ट्रांसमिट कर रही हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ के शेल, इट इज़ डोनेटेड एज लैम्डा ई। ई स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन एंड गैमा lambda is the transmission probability for the total, and the lambda gamma is the probability of transmission of gamma radiations toward the electrons, conversion electrons। ये gamma radiations की हो गई, ये टोटल हो गई, और ये कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन की हो गई। अब देखें कि इनको हमने यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू सेपरेट करते हैं, टोटल ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाल ली बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फार्मूलाज। इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले गए और यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन्हीं इक्वेशन को हमने दोबारा फिर यूज़ करना है। ये इक्वेशन 2 को दोबारा फिर यूज़ करेंगे, 3 को भी दोबारा यूज़ करना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 में देखा है कि लैम्डा इज़ इक्वल टू लैम्डा गैमा प्लस लैम्डा, ये था गैमा के लिए, एक गैमा के लिए था, और ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली वैल्यू के लिए भी हो सकती है, एल के लिए भी हो सकती है, और एम के लिए भी ये हो सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन ये कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी फॉर के शेल, एल शेल और एम शेल के लिए आ जाएगी। अब ये तो होगा हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। एक हमने एनर्जी फाइंड कर ली, एक हमने ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब हम यहाँ से कोएफिशिएंट निकालते हैं, इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट। तो इस कोएफिशिएंट को हम अल्फ़ा से प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। ये प्रोसेस जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये एट अ टाइम हो रहे होते हैं, एक ही वक्त में न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, यानी कि वहाँ से गैमा रेडिएशंस भी निकल रही होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन उनको ऑब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, मे बी वो के शेल के हों या एल या एम के, जिस शेल के भी हों, तो उनको ऑब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। यानी कि ये वाला प्रोसेस सेम एक ही वक्त में ये जारी रहता है। अब अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ गैमा रेडिएशन जो कि यहाँ से इमिट हुई, उनको हमने एन गैमा से प्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जो कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वो हमारे पास एन ई हो गई, यानी कि कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, और गैमा फोटॉन्स की तादाद है जो कि यहाँ से एमिट हो रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा जो है इंटरनल कोएफिशिएंट, जिसको हमने नाम दिया इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट का, वो बेसिकली इन दोनों की रेशो के इक्वल होगा। अब इन दोनों की रेशो जो हमने निकाली है वो हमारे पास आ जाएगी एन ई ओवर एन गैमा, और यहाँ पर जो एन ई है अगर हम उसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी निकालें, यानी कि अल्फ़ा को हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो लैम्डा ई आ जाएगा और लैम्डा आर के इक्वल ये चीज़ आ जाएगी। अब ये वाली कंडीशन भी हम दोनों यूज़ करें, ये कंडीशन भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक नई क्वेश्चन का इजाफा कर लेते हैं कि इंटरनल कोएफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी विच इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द transmission probability of the gamma radiation towards the orbital shells, which is may be K, L, M and N and so on। तो यहाँ पर हमने ये कहा है कि गैमा जो अल्फ़ा है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के लिहाज से भी लिखा जा सकता है, यानी कि इस कोएफिशिएंट को हम, जो कि कोएफिशिएंट है इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है। तो अब देखें कि यहाँ पर हम गैमा रेडिएशंस की बात करते हैं, तो टोटल के लिए क्या चीज़ बनेगी, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी कोएफिशिएंट की फॉर के इलेक्ट्रॉन्स,
एल शेल इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। तो सब की वैल्यू को हमने सम अप कर देना। ज़ाहिर है कि अगर हम के की बात करेंगे तो इस इक्वेशन के लिहाज से के की वैल्यू फिर ये आ जाएगी, यानी कि कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द के शेल, इसी तरह कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल, इसी तरह कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन ऑफ एम शेल एंड सो ऑन। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 6 में। जब इक्वेशन नंबर 6 में ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमें पता है कि गैमा रेडिएशंस की मिकदार तो सेम ही रहनी है, यानी कि ये के शेल वाले, एल शेल वाले और एम शेल वाले भी यहाँ पे इसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो देखें ये वाली वैल्यू सेम रह गई, तो इस वैल्यूज़ को हमने आपस में सम कर दिया और नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, तो इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखिए कि ये वाली वैल्यू जो कि कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, ये यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। इसके अलावा ये ख़ास एक वैल्यू है जिसके तहत ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब प्रीवियसली तो हमने ये बात कर ली है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है इंटरनल कन्वर्जन के लिए, इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट की। इसी तरह एक इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास ये थी, दूसरी इक्वेशन हमने ये लिख दी। इसको हमने नंबर तो खैर नहीं दिए, चलें खैर इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन और लैम्डा वाली इक्वेशंस को जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ये वाली इक्वेशन, इन सब को हमने रिलेट करवाना है और इन्हीं के लिहाज से दोनों की हमने वैल्यू सेपरेट करनी है। यानी कि अगर हम चाहें तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल लें कि अगर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद हो, अगर अल्फ़ा की वैल्यू है तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल वर्क करने के बाद ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं कि किस तरह हमने ये वैल्यूज़ आपस में रिलेट करवानी है और इनको निकालना है। तो देखिएगा कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख ली है जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था। इसी तरह इक्वेशन 5 जो कि हमने लैम्डा की फॉर्म में इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली थी, लैम्डा ई ओवर लैम्डा गैमा। तो करना क्या है कि इस टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लैम्डा ई की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा ई की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट कर देनी है, तो इक्वेशन 3 में पुट किया इस वैल्यू को, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। जस्ट इसी जगह पर हमने वैल्यू पुट की है, इसी जगह पर ये वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पे फिर लैम्डा गैमा को हम सेपरेट कर लेंगे और 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट। इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट की फॉर्म में ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसके ज़रिए फिर हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी शेल के लिए। अगर हम यहाँ पे के लिए निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे के लिख लेंगे, यहाँ पे फिर अल्फ़ा की वैल्यू फॉर के शेल हम निकाल लेंगे। हमें पता है कि अल्फ़ा किसके इक्वल था, एन ई ओवर एन गैमा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कम आउट फ्राम द एटम। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिख ली, गैमा फोटोन की तादाद लिख ली और अल्फ़ा की वैल्यू फिर यहाँ पे आ जाएगी। अगर तो के शेल के निकल रहे हैं के लिख लें, अगर एल के निकल रहे हैं एल के लिख लें। इसी तरह जो फोटोन अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर रहे हैं जिन फोटोन को, उनकी तादाद कितनी वो यहाँ पे पुट करें। गैमा इसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, टोटल ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। अब यही वाली वैल्यू अल्फ़ा की यानी कि इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट की वैल्यू दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीज़ों के साथ इसका रिलेशन है। एक तो इसका एटॉमिक नंबर के ऊपर रिलेशंस आ जाएगा, एटॉमिक नंबर के साथ, और दूसरा इसका स्टेट्स के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं कि क्या कैसे होता है। सिमिलर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा आल्सो गिव अस अबाउट द डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन, दो रिलेशन बताती है। अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूबिक वैल्यू ऑफ जी, यानी कि एटॉमिक नंबर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, और ज़ाहिर साइज़ के साथ जैसे जैसे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। और इनवर्स रिलेशन है वैल्यू ऑफ एनर्जी के साथ कि अगर वैल्यू ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो फिर कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस। इसके बाद हमने नेक्स्ट आर्टिकल देखना है जो कि मेसॉन थ्योरी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।